हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अनुमाना के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में अनुमाना से रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रखा है और उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे अनुमाना को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है साइकोलॉजिकल बेस्ड अनुमाना, दूसरा हमारे पास है नेचर ऑफ व्यक्ति बेस्ड अनुमाना और तीसरा हमारे पास बेस्ड ऑन जैक्सन बेस्ड अनुमाना। और इन्हीं तीनों के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो पहला हम समझते हैं साइकोलॉजिकल बेस्ड अनुमाना। ये क्या होता है इसे समझते हैं। एज ए वर्ड आपको पता है साइकोलॉजिकल मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, यानी किसी के बारे में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके आप जब कोई अनुमान लगाते हैं तो उसी को साइकोलॉजिकल बेस्ड अनुमाना बोला जाता है। यानी किसी के बारे में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना साइकोलॉजिकल है, तो इसी पे बेस्ड इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है स्वार्था, दूसरा है हमारे पास प्रार्था। और इन दोनों के बारे में हम डिटेल समझते हैं क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस इन्हीं पॉइंट से बनाए जाते हैं। अब आइए, अगर मैं स्वार्था को डिफाइन करूं तो देखिएगा, स्व मतलब होता है स्वयं का, खुद का। इसी को आप स्वयं बोल सकते हैं या खुद का बोल सकते हैं। या अर्थ मतलब होता है स्वयं के बारे में अर्थ लगाना। जैसे इसी के का डिफिनेशन है टू इन्फर द समथिंग फॉर हिमसेल्फ, यानी अपने बारे में कुछ अनुमान लगाना साइकोलॉजिकल विश्लेषण के आधार पर, उसी को स्वार्था बोलते हैं। तो अब बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई इस डिफिनेशन से, तो हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कभी मार्केट जाते हैं और आपको मार्केट में काफ़ी पोल्यूशन दिखता है। पोल्यूशन के बाद जब आप घर आते हैं तो आपको अलग तरह का महसूस होने लगता है कि हमें कुछ बीमारी हो गई, आपकी स्किन में जलन हो रही है। तो इस तरह से आप अपने बारे में खुद मनोविश्लेषण के तरफ पे आप बता सकते हैं कि मुझे पोल्यूशन से एलर्जी है, जिस कारण से आपकी स्किन में जलन होने लगती है, आपका तबीयत खराब हो जाता है। तो यही टर्म्स को स्वार्था कहते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल लें कि आप कुछ कोल्ड चीज़ें खाते या पीते हैं, खाने और पीने के बाद तुरंत आपको लगता है कि मुझे सर्दी होने लगती हैं या फिर आपका तबीयत खराब हो जाता है, तो आपके माइंड में तुरंत ये बातें छप जाती हैं कि आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। उसी को स्वार्था कहते हैं, यानी आपका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहता है कि इस टर्म से आपको एलर्जी हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ कि जैसे आप काफ़ी पढ़ाई करते हैं A to Z, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तब आप अपने बारे में तुरंत विश्लेषण करने लगते हैं कि नहीं, अब मैं एग्जाम फाइनली पास आउट हो जाऊंगा क्योंकि मैंने सारे टर्म्स कर रखे हैं। तो इसी टर्म्स को समझाना स्वार्था कहलाता है या फिर स्वार्था अनुमाना कहलाता है। अब बात क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट टर्म प्रार्था की बात करते हैं। प्रार्था स्वार्था से जस्ट अलग है। अब ये क्या कहता है कि पर मतलब होता है दूसरा, यानी दूसरे के बारे में, अर्थ मतलब अर्थ निकालना, यानी दूसरे के बारे में जब हम अर्थ निकालते हैं उसी को प्रार्था कहते हैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर। उसी का डिफिनेशन है टू इन्फर समथिंग फॉर अदर्स, यानी दूसरे के बारे में जब विश्लेषण करके आप कुछ अनुमान लगाते हैं उसी को प्रार्था कहते हैं। अब इसे फिर से रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जो को बिल्ली को देखने के बाद रोने लगता है या फिर भागने लगता है, तो आप उसके बारे में तुरंत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण निकालें कि बच्चा बिल्ली से डरता है। क्लियर है? तो इसी को प्रार्था बोलते हैं, यानी आपने तुरंत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया और अनुमान लगा लिया कि बच्चा बिल्ली से डरता है, उसी को प्रार्था कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि आज रात को हम घूमने चलेंगे, लेकिन आपका दोस्त कहता है कि मैं रात को नहीं निकलूंगा, तो इसके बारे में आपने तुरंत अनुमान लगाया कि मेरा दोस्त अंधेरे से डरता है, तो ये भी आपके पास प्रार्था को रिप्रेजेंट करता है। आप काफ़ी पढ़ाई, एक सामने किसी स्टूडेंट को देखते हैं, वो काफ़ी पढ़ाई करता है, दिन भर मेहनत करता है, रात को भी देर रात तक पढ़ता है, तो आपके बाद दिमाग में उसके रिगार्डिंग एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आ जाता है कि वो पक्का एग्जाम में पास आउट होने वाला है या फिर आगे चल के बड़ा इंसान बनने वाला है, अच्छे पोस्ट में ये सिलेक्शन लेने वाला है। तो इस तरह ऐसे टर्म्स के एग्जाम्पल को प्रार्था बोलते हैं। बात समझ में आ गया कि साइकोलॉजिकल बेस्ड में हमारे पास 2 पॉइंट स्वार्था और प्रार्था को किस तरह से हमने डिफाइन किया। अब आइए नेक्स्ट है हमारे पास नेचर और व्यक्ति, यानी नेचर और व्यक्ति के बेस्ड पर हमारे अनुमान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारे पास पूर्ववत, शेषावत और समानुत्तरसता। और हमारे क्वेश्चंस इन्हीं पॉइंट से पूछा जाता है। एग्जाम्पल देने के बाद आपसे पूछ दिया जाता है। जैसे इस वाले पूर्ववत में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक बच्चा बिल्ली को देखने के बाद रोने लगता है या फिर डर के भागने लगता है, तो अब बताइए कि ये किस तरह का अनुमान है। तो आपका आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल बेस्ड अनुमान है, जिसमें आप पूर्ववत का आंसर लगाएंगे। ऑल्दो मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल
आचार्य एजुकेशन में डाल रखा है, वहाँ से भी आप इसे क्लैप कर सकते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये नेचर ऑफ व्यक्ति को समझते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है कि सर ये व्यक्ति क्या है। तो व्यक्ति मतलब अभी आपको सिंपल टर्म्स से समझना है, और दो व्यक्ति के बारे में पढ़ना है कि अनुमाना में 2 पॉइंट और हैं, एक व्यक्ति, एक है हेत्वाभास। तो आने वाले वीडियो में करेंगे। आप सिंपल टर्म्स में व्यक्ति समझिए कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अनुमाना निकालने के लिए हमारे पास 2 प्रीमाइसेस होना जरूरी है, एक मेजर और माइनर। उसके बेस पे आप कंक्लूजन यानी इन्फेरेंस निकालते हैं। तो 2 प्रीमाइसेस में एक कॉमन टर्म्स होता था, और उसी कॉमन टर्म्स या फिर जिसे लिंगा कहते हैं, मार्क, सिंबल या फिर नोटेशन, जिसपे बेस पर आप कोई अनुमान लगाते हैं, तो उसी कॉमन टर्म्स का होना व्यक्ति कहलाता है। बस इतनी सी बात समझिए कि किसी दो इन्फेरेंस में जो कॉमन वर्ड होता है यानी कॉमन टर्म्स होता है, इसी को व्यक्ति कहते हैं, यानी एक कारण का होना, सिंबल का होना। इसी पे बेस्ड हमारे व्यक्ति को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्ववत, शेषावत और सामान्योदर्शता। तो हम पहले पूर्ववत को समझते हैं। पूर्ववत की अगर मैं बात करूं तो इसको देखिएगा, पूर्व मतलब होता है पहले, और वत मतलब होता है होना, यानी पहले होना। क्या? तो यहाँ देखिएगा, पहले क्या होना, पहले कारण का होना। ये चीजें ध्यान में लिखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने में थोड़ी सी मदद करने वाली है। तो यानी पहले कारण का होगा, उसके बाद आप इफेक्ट को बताते हैं, उसी को पूर्ववत कहते हैं। इसलिए मैंने कहा है अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट काउज। यानी देखिएगा, पहले आपके पास काउज है, काउज से जब आप इफेक्ट निकालते हैं तो उसी को पूर्ववत कहते हैं। तो बात अभी आपको समझ में नहीं आई होंगी पूरी तरह से, तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। आप आसमान में घने काले बादल देखते हैं, हैवी ब्लैक क्लाउड इन द स्काई। तो आप इसके बारे में अनपरसिव्ड, परसिव्ड मतलब होता है महसूस करना। तो आप घने काले बादल को देखकर आसमान में क्या महसूस कर सकते हैं कि अब बारिश होने की संभावना है। तो इसी टर्म्स को पूर्ववत कहते हैं। यहाँ काउज क्या है कि आसमान में घने काले बादल हैं, और उससे जब, यानी इस केस में पहला कारण होगा, कारण से आप फीचर्स में आप इसके बारे में, प्रभाव के बारे में बताएंगे, उसी को पूर्ववत कहते हैं। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में लेके चलिएगा, क्योंकि 2020 में ये नेट का क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, तो अभी हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो बस ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पूर्ववत में पहले मुझे कारण दिखाया जाएगा कि आसमान में घने काले बादल हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर का। पूर्ववत हमेशा फ्यूचर इफेक्ट के बारे में बताता है, तो उसी को पूर्ववत बोला जाता है। क्लियर है? यानी पहले कारण फिर प्रभाव, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉम द प्रेजेंट प्रिस्क्राइब्ड इफेक्ट, यानी परसेप्ट काउज, यानी कारण को देखा फिर आपने इफेक्ट बताया। अब आइए नेक्स्ट, अगर मैं शेषावत की बात करूं तो इसे समझते हैं। देखिएगा, शेषा मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा, इसका शेषा मतलब होता है यहाँ पर प्रभाव, इफेक्ट। क्लियर है? और मतलब दूसरा वत मतलब होता है होना, यानी पहले प्रभाव का होना। प्रभाव को देखकर जब उसके बारे में आप कुछ रीजन बताते हैं, उसी को शेषावत कहते हैं, यानी इसको इस तरह से देखते हैं। अब बात क्लियर नहीं है तो इसे फिर से एग्जांपल समझते हैं। आप नदी में देखते हैं कि नदी में बाढ़ आई हुई है, तो आप क्या देखा इफेक्ट कि नदी में बाढ़ आई हुई है, तो उससे आपने पीछे यानी कोई कारण बता रहे हो आप कि लास्ट नाइट बारिश हुई होगी, तो इसी टर्म्स को शेषावत कहते हैं। यानी आप पहले प्रभाव को देखते हैं। इस केस में थोड़ा ध्यान में लेके चलिएगा, इसमें हमारे पास पहले प्रभाव आता है, प्रभाव से देख के जब हम पास्ट के, याद रखिएगा पूर्ववत हमेशा फ्यूचर के प्रभाव के बारे में बताता है, और शेषावत पहले प्रभाव के बाद ये पास्ट का कारण बताता है कि ऐसा प्रभाव हुआ क्यों। क्योंकि नदी में बाढ़ आने अगर आपको दिख रहा है कि नदी में बाढ़ आई हुई है, तो उसका फर्दर आपको इफेक्ट नहीं बता सकते। क्यों? नदी में बाढ़ आना खुद अपने आप में प्रभाव है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन जब आप पास्ट में ढूंढते हैं तो उसी को शेषावत कहते हैं। तो ये चीज एक पॉइंट और माइंड में लिखिएगा कि पूर्ववत में हम आगे की चीजों को ढूंढते हैं, यानी कारण होने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को पूर्ववत, और शेषावत में प्रभाव पहले हो जाता है, उसका कारण ढूंढते हैं पास्ट में, उसी को शेषावत कहते हैं। और इन्हीं 2 पॉइंट्स में बेस्ड ये 2020 नेट में आपके क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि द वाटर ऑफ द पॉन्ड इज मडी, यानी तालाब का पानी मटमैला है। जब ध्यान समझिएगा, आपका आंसर आप खुद निकाल लेंगे। देखिए, बोला गया कि द वाटर ऑफ द पॉन्ड इज मडी, यानी तालाब का पानी मटमैला है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रीजन भी बताया है, काउज इट मस्ट हैव अ रेन लास्ट नाइट, यानी ये आपका इफेक्ट है जिसे आप प्रभाव कहते हैं कि तालाब का पानी मटमैला है। तो अब आपके बोला गया है, ये भी बताया गया है कि लास्ट नाइट वर्षा हुई होगी, जो बीती रात थी वर्षा हुई। ये आपके पास क्या है, ये काउज है, ये कारण है। तो जरा ध्यान से देखिए, प्रभाव के बाद उसका कारण बताना,
कौन सा प्रमाण कहलाता है? शेषावत। तो इसका आंसर आपके पास शेषावत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे काफी लोगों का मानना था पूर्ववत होगा, बट आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि पूर्ववत हम कारण को देख के प्रभाव बताते हैं, ना कि प्रभाव को देख के कारण। यहाँ पे तो उल्टा दिया गया है कि यहाँ पे पहले उन्होंने प्रभाव दिखा दिया कि तालाब का पानी मटमैला है, तो उससे आप क्या प्रभाव निकालेंगे? आगे नहीं निकाल सकते, उसका कारण ही ढूंढेंगे, क्योंकि इफेक्ट तो हो चुका है कि तालाब का पानी मटमैला हो चुका है और उसका कारण उन्होंने पीछे बताया है। और मैंने क्या बोला कि पास्ट की चीजों में जाना हमेशा शेषावत होता है। कि पॉइंट आपको काफी मदद करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन एज इट इज ऐसे होता है जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि एक छोटा बच्चा बिल्ली को देख के डरने लगता है या भागने लगता है, तो आप अनुमान लगाते हैं कि बच्चा बिल्ली से डरता है, तो बताइए इसमें कौन सा अनुमान आया है? तो आप साइकोलॉजिकल टर्म्स में पूर्ववत की बात करते हैं, और नेचर व्यक्ति में इस तरह से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान में लेके चलिएगा, तो हमारा क्वेश्चन काफी इजी वे में बन जाएगा। अब आइए नेक्स्ट है समानुदर्शता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा। समानुदर्शता कहता क्या है ये देखिएगा, पहले इसके डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ये कहता है टू इन्फर समथिंग थ्रू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट लोकेशन। तो बात अभी समझ में नहीं आई होगी कि सर ये क्या कर दिया आपने, तो चलो इसे समझते हैं। ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पर या फिर उसके डिफरेंट लोकेशन पे होने के बाद जब आप कोई अनुमान लगाते हैं उसी को समानुदर्शता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं सन की बात करूँ, सूरज को आप मॉर्निंग में देखते हैं, अगर मैं इस साइड खड़ा हूँ तो मेरे सामने दिखाई देता है, फिर यह मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने के बाद दूसरे पोजीशन नून में दोपहर को मेरे सर के ऊपर आ जाता है, फिर ये मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने के बाद शाम में देखता हूँ कि सूरज मेरे पीठ के पीछे यानी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? सन। ये मूवमेंट भी कर रहा है और लेकिन डिफरेंट टाइम में ये अलग अलग पोजीशन पे है। तो इससे आपने क्या अनुमान लगाया कि जो हमारा अर्थ है ये सन के चारों ओर घूमती है, यही कुछ है। तो इसी टर्म को समानुदर्शता कहते हैं। को मूवमेंट के बेस पर डिफरेंट लोकेशन पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना यानी अनुमान लगाना, उसी को समानुदर्शता कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है, लेकिन आप सूरज के मूवमेंट पे उसके पोजीशन पे बेस्ड आपने इस टर्म्स को अनुमान किया, इसलिए इसे समानुदर्शता कहते हैं। आप समझ में आया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इन दोनों से क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी आ चुका है, ये बचा हुआ है। तो ये चीज माइंड में लेके चलना कि कभी किसी भी ऑब्जेक्ट के टर्म्स में बेस्ड अगर वो इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं कि मूवमेंट भी हो और लोकेशन भी इसका चेंज करता हो, तो उससे अगर कोई नॉलेज गेन होता है तो वो समानुदर्शता पे जाता है। समझ आ गया? तो ये था हमारे पास नेचर ऑफ व्यक्ति। अब देखिएगा लास्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन जंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला होता है बेस्ड ऑन जंक्शन, पहला होता है केवलन वेई। देखिएगा थोड़ा ये संस्कृत वर्ड है इसलिए इसे केवलन वेई कहते हैं। इसका मतलब होता है पॉजिटिव इन्फेरेंस। अब यहाँ पे अनुमान लगाते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव इन्फेरेंस लगाते हैं उसी को केवलन वेई बोला जाता है। अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी क्लास में एक नए टीचर आने वाले हैं और आपको बताया जाता है कि वो टीचर काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड है, उनकी डिग्री इतनी है, वो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जब उसके बारे में कुछ बताया जाता है तो आपका दिमाग तुरंत काम करता है, या फिर आप सोचने लगते हैं कि अगर वो इतना वेल एजुकेटेड हैं और इतनी डिग्रियां ले रखी हैं और इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर है कि उसके पढ़ाने का जो तरीका होगा, मेथोलॉजी होगा, काफ़ी अच्छा होगा। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें जानकर जब उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं उसी को केवलन वेईक बोला जाता है। समझ में आया? तो आपको एग्जाम्पल इसी तरह से दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका अनुमान क्या होगा। अब आइए दूसरा होता है केवलन व्यतिरेकी होता है। देखिएगा इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है केवलन व्यतिरेकी होता है। इसका मतलब होता है नेगेटिव इन्फेरेंस। अब देखिएगा जैसे आपको किसी टीचर के बारे में बताया कि वेल एक्सपीरियंस हैं और इतनी डिग्री है, लेकिन तुरंत कभी कभी माइंड काम कर जाता है कि हो सकता है कि वो अच्छा ना पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि एक हमारे स्टडी के दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में कहावत है कि आपका विद्वान होना, स्कॉलर होना कुछ अलग मायने रखता है, लेकिन आपके पढ़ाने की स्ट्रेटजी रखना अलग मायने रखता है। आप भले विद्वान हैं लेकिन आप तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में आपकी विद्वानता यहाँ काम नहीं आने वाली। यानी आप विद्वान हैं लेकिन आप बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, तो अलग अलग टर्म्स है। तो वही चीज़ को निगेटिव कहते हैं। आप भले हो सकता है सर के बारे में हमें बताया गया कि वो हाईली एजुकेटेड है और इतने वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन वो
लेकिन वो हमें सही से समझा नहीं पाते हैं, तो हम उसके बारे में नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। उसी को केवलर वेयर ये ट्रिकी बोला जाता है। क्लियर है? ये हमारा सेकंड फॉर्म हो गया। लास्ट है, देखिएगा, लास्ट हमारे पास अनवेयर ये ट्रिकी। देखिए अनवेयर ये ट्रिकी होता है, ये हमारे पास तीसरा है। यानी जब हम किसी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में सोचने लगते हैं, उसी को अनवेयर ये ट्रिकी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो टर्म्स है, इसे महात्मा बुद्ध ने ज़्यादा इस्तेमाल किया था, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूँ या खराब, आप में से कुछ कहते हैं नहीं सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताते हैं, लेकिन दूसरा कहते हैं नहीं सर सही नहीं पढ़ाते। तो इस केस में अगर किसी एक पर्सन को अनुमान लगाना हो तो वो क्या करेगा कि हाँ सर अच्छे भी पढ़ाते हैं और बुरे भी पढ़ाते हैं। तो इसी टर्म्स को अनवेयर या ट्रिकी बोला जाता है, कि जहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपके पास फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अनुमाना। थैंक यू।